नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पुनः कक्षा 10वीं का वर्णिका पाठ्य पुस्तक का अध्याय चौथा आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा क्वालिटी जो है कि पाठ्य पुस्तक का उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से आपको थोड़ा वीडियो में देखने में आप लोग असुविधा महसूस कर रहे होंगे, समझ रहे ना। और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ जिससे कि आप लोग सुनकर समझ सकते हैं, बात समझ रहे ना। आइए प्रारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है नगर, जो सुजाता जी द्वारा रचित है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें करेलन, सेनबकपू, कनबुत, समझ ना, तोलिर सालय आदि उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहाँ सभाट संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना है, समझ ना। क्लांडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम, लेडी तंबाकू, ये के ब्रांड सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है। खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ा का सागर, समझे ना। 30/9/73 को नास्तिक लोग आग की हड्डियां लेकर चलेंगे, समझ ना भैया। ये कहानी है, इसको थोड़ा पढ़ते चलिए, इसमें ज्यादा किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ ना। मदुरै नगर में एक साधारण दिन, हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के समान मनुष्य के बदले घरे लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियन परिवहन निगम की बसें स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वालों इधर उधर आने जाने वालों वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्राउनियन गति का सिद्धांत का पालन कर रहे थे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस, जो ना ज्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगे, नदी का पुल, यही है मदुरै। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले, सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। पापती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पापती लगभग 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी, समझे ना। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूतित का, समझे ना, आरा तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार समझ ना, बुखार की तेजी के कारण पापती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा।
गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, मतलब एमए में, समझ ना, वे प्रोफेसर थे। उनके उनके देखिए क्या है, उनके उनके और उनको उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मैग्नाइटिस मेनिंजाइटिस, समझ ना, मेनिंजाइटिस नोटिस दी, समझे ना। तो मेनिंजाइटिस ये एक बीमारी होता है, उसका नाम जिक्र कर रहे हैं, समझे ना। ये मतलब कहानी है, इसे बात इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है। आपको थोड़ा दिखाई दे भी नहीं रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखिए कारण क्या है ना, इसकी क्वालिटी इतना, मतलब क्या कहा जाए, बिहार सरकार की रवैया को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ही लगे, क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करे ना भाई। वली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर ऑप्थाल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंककर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। वली अमल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए, वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए। आपकी चीट कहाँ है? पुर्जा, समझ ना। वली अम्माल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार, तू चल, बाबूजी इस तरफ से। वली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? पहले उसे एडमिट करा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर, समझ ना, धनशेखरन, इस केस की मैं स्वयं देखूंगा केस को मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन यहाँ बैठे श्रीनिवासन को सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने बल्ली माल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे वो हरमजादे, वह रजिस्टर उठा, गुस्सा से बोल रही है ना, मतलब एक तो भाई तबीयत खराब है, उसमें भी हॉस्पिटल में जाइए तो थोड़ा सा, समझ ना। बलियाम्मा, पेशेंट का नाम? वे मर चुके हैं। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी? किसे भर्ती करना है? मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी बलियामा। क्या मजाक कर रही है? तेरी बेटी का नाम क्या है? पापाती। पापाती। हे ईश्वर, ये ले, इस चिट्टे को लेकर सीधे चली जा। वहाँ सीढ़िया के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे। तेरे साथ कोई नहीं आया है, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है? बल्ली अमाल पापती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती। वहाँ की लंबी कतार देखकर वह वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, समझे ना। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चीट की ओर देखा। माँ जी, तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। वली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ, समझे ना। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में
बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नस्वार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होने चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वलील अमाल के हाथ की चीट को कैसे किसी छीन लिया, छीन सा लिया, समझे ना। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं थी। जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। मुझे इसके लिए यहाँ कहाँ जाना होगा। तू कहाँ से आई है। समझ, मुंडा पिट से, मुंडा मुंडाडी पिट, मुंडाडी पिट से, समझ। अच्छा, मुन्ना डिप्टिट, मुन्ना डिपटिट, मुन्ना डिप्टिट, समझ रहे, मुन्ना डिप्टिट है, समझ रहे, मुन्ना डिप्टिट कहकर क्लर्क जोर से हंस, फिर बोले, अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितना रुपए कमाती है। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौका पर बाजरा, समझे ना, रागी आदि मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूँ। 1 महीने में, घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले, इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना, समझ ना। वली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथ में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी, समझ ना। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है, समझ ना। और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, समझ ना। फिर घूमकर, समझ ना, लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था, समझ ना। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें एक उठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में गंभीर सांभर मिला था। सांभर मिला भात ले जा रहा था। भात समझ ना, चावल दाल भात जो हम गाँव में कहते थे, भात जा रहा था। कुछ सफेद समझ गोपीधारी लोग दिखाई दिए। सभी प्रकार से सुसज्जित, सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ के चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए थे। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वली अमाल को पामपति की चिंता सताने लगी। लड़की वहां अकेले पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था। जैसे गाँव में होता था ना भाई, आज भी होता है, मतलब यहाँ पर तो वेट करते हैं, यहाँ पर भी
शहर में भी देखिएगा सब लोग अपने नाम का प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह से उन्हें उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चिट पर पामपति का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? समझ रहे ना? ले इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चिट वली अमाल को वापस दे दी। इस पर बोली, बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज, माताजी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, वहीं जा रहे हैं। उसे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके उसके हाथ की चिट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अमाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने लोगों बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चिट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? वह उसने इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है। समझ ना कि सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? बाबूजी, कहाँ आना होगा? यहाँ आना हो, सीधे यहीं आ जाना, समझी? उस कमरे से बाहर आते ही वली अमाल को अपनी बेटी पापति को पापाती को की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने की रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बना बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ वह वापस लौटने का रास्ता न पा सकी। समझ रहे ना? उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। बात समझ ना? वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़ा रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। पापती, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मैं अब कहाँ जाऊं? कहती हुई वहां इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजे पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वहां से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे
उसे लकड़ी, लड़की नहीं देख रहे हैं ना, उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियाँ की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पामपति अब भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी, बाबूजी, जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा वलील अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला। उसे रास्ते से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। समझे ना। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वही इन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? डॉक्टर साहब, आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों लड़कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। वे लोग उनके परिचित हैं। हो सकता है, मैं क्या करूं? 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई। हो सकता है उसके बदले में कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएगी। इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड है। वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। वलीद अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही। फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वालों से बस अड्डा चलने के कहा। समझना, वाट नॉनसेंस। कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है? उसे वह बेड दिलवा दीजिए। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, उसे किसी के पास रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर। आई डोंट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर वलीद अमाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है। वापस समझे ना। मुनाडिपटिट ले चलती हूँ। वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी। ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी। समझ ना, गांव देहात में होता है आज भी। सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पापती ठीक हो जाएगी
तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं इस तरह कैसे हो जाए, परिस्थिति से निकलने के लिए ऐसे मन्नत की ऐसा मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसे मैं करूंगी या ऐसा करूंगा, समझ ना। तो ये देख रहे हैं ना, वार्निका कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मन में होगा ना भाई कि क्या है नहीं है, तो मैं इसको समाप्त कर दे रहा हूँ, समझ ना। इसके बाद अगले पाठ को हम लोग देखेंगे, समझ ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।